साथी नमस्कार। जैन स्कूल में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। कक्षा 10 का हमारा पहला अध्याय चल रहा था रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण। रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण, जिसके अंदर रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, इसके संदर्भ में हमने पिछले अध्याय में चर्चा कर चुके थे। ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया उसे कहते हैं जब दो या दो का पदार्थ आपस में अभिक्रिया करके नया पदार्थ बनाते हैं, उसको बोलते हैं रासायनिक अभिक्रिया। जैसे दो या दो से अधिक पदार्थ, दो या दो से अधिक पदार्थ जिसको बोलते हैं क्रियाकारक या क्रिया अभिकारक। अधिक पदार्थ क्रियाकारक या अभिकारक बोलते हैं। आपस में संयोग करके क्या बनाते हैं? नया पदार्थ बनाते हैं जिसको बोलते हैं क्रियाफल। क्या बोलते हैं? क्रियाफल। दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में संयोग करके नया पदार्थ बनाते हैं और उनके गुण भिन्न होते हैं। क्या होते हैं? भिन्न होते हैं। उसको बोलते हैं रासायनिक अभिक्रिया। क्या बोलते हैं? रासायनिक अभिक्रिया। दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में संयोग करके नया पदार्थ बनाते हैं और उनके गुण भिन्न हो जाते हैं, तो उसको बोलते हैं रासायनिक अभिक्रिया। अब रासायनिक अभिक्रिया को कैसे लिखते हैं, रासायनिक अभिक्रिया को कैसे लिखते हैं, इसके बारे में आज चर्चा कर रहे हैं हम। रासायनिक अभिक्रिया के समीकरण को लिखने का तरीका या संतुलित करने का तरीका देख लो। सबसे पहले ये जो होता है LHS, इसको बोलते हैं क्रियाकारक, और यहां पे ये जो होता है वो होता है क्रियाफल। क्या होता है? क्रियाकारक और क्रियाफल। ये इसको बोलते हैं RHS और इसको बोलते हैं LHS। ये हमेशा ये जितने पदार्थ होंगे उतने पदार्थ यहाँ पे प्राप्त होंगे। कहने का मतलब जितने अणु उतने होंगे यहाँ पे उतने द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहलाता है कि न तो पदार्थ को खर्च किया जा सकता है, नहीं उत्पन्न किया जा सकता है। इसको बोलते हैं द्रव्यमान संरक्षण का नियम। वो या इसके अंदर काम लगता है। जैसे आपने एक समीकरण में यहाँ पे देखता हूं, Zn प्लस H2SO4 इक्वल टू ZnSO4 प्लस H2। ठीक है, ये जो क्रियाकारक है, क्रियाकारक में कौन सा पदार्थ ले रहे हैं हम? एक तो ले रहे हैं जिंक, एक ले रहे हैं सल्फेट, हाइड्रोजन सल्फेट। इसको सल्फ्यूरिक अम्ल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सल्फ्यूरिक अम्ल। और जिंक सल्फेट बनता है। क्या बनता है? जिंक सल्फेट, और हाइड्रोजन गैस निकलती है। अब देखिए ये संतुलित अवस्था में है कि नहीं है, ये देखना आपको। अब यहाँ पे जो क्रियाकारक है Zn के कितने अणु है? Zn के कितने अणु हैं? Zn के कितने अणु हैं? यहाँ पे आप देख रहे हो, एक सारणी बना देते हैं, क्रियाकारक और क्रियाफल। यहाँ पे क्या क्या काम ले रहे हैं? तो Zn ले रहे हैं, एक H ले रहे हैं, एक SO4 ले रहे हैं। तीन चीजें काम ले रहे हैं। एक तो Zn ले रहे हैं, एक H2 ले रहे हैं, एक SO4 ले रहे हैं। तीन चीजें काम कर रहे हैं। अब यहाँ पे Zn के कितना हो रहा है? यहाँ पे एक है, कोई संख्या नहीं तो एक ही नहीं जाती। यहाँ पे कितने प्राप्त हो रहे हैं? एक प्राप्त हो रहा है, ये एक हो गया। H के कितने हैं? यहाँ पे 2 अणु है, तो यहाँ पे 2 लिख दिया। यहाँ पे कितने प्राप्त हो रहे हैं? 2 प्राप्त हो रहे हैं। ठीक है, SO4 के कितने अणु है? O4 भी लिख दो, चलो O भी लिख दो। ठीक है, S के कितना अणु है? यहाँ पे एक है, यहाँ पे कितने हैं? एक है, ये एक हो गया। O के कितने? यहाँ पे 4, यहाँ पे भी 4 है, और यहाँ पे कितने प्राप्त हो रहे हैं? ये 4।
कहने का मतलब ये है कि Zn का क्रियाकारक एक अणु हो रहा है तो क्रियाफल भी क्या प्राप्त हो रहा है, एक प्राप्त हो रहा है। H2 के कितने अणु, दो अणु है तो क्रियाफल भी कितना है, दो। S के कितने अणु है, एक अणु है, यहाँ पे क्रियाफल में कितने अणु है, एक है। O के अंदर कितने हैं, चार है तो यहाँ पे भी कितने, चार। इसलिए ये संतुलित, ये समीकरण क्या होगी, संतुलित हो गई। क्या हो गई, संतुलित अवस्था में है। अब दूसरी जो अभिक्रिया है उसको संतुलित करने का तरीका और देखो, ये समझ में आएगा। सबके अणु एक एक है, सबके अणु एक एक है, इसके आधार पर हमने समीकरण को संतुलित कर रहे हैं। अब दूसरी अभिक्रिया लेते हैं जिसको संतुलित करते हैं। देखो कैसे संतुलित करते हैं, ये अगर आपने समझ में आ गया तो आपको ये अध्याय आसानी से समझ में आ जाएगा। दूसरी समीकरण हम लिखते हैं Fe प्लस H2O, ठीक है। प्राप्त हो रहा है हमारे पास Fe3O4 प्लस H2। कौन सी गैस प्राप्त हो रही है, Fe प्लस H2O Fe3OH4। अब यहाँ पे देखो समीकरण संतुलित है कि नहीं। यहाँ पे देखो Fe के कितने अणु है, एक अणु है, यहाँ कितने प्राप्त हो रहे हैं, 3। यहाँ O के कितने हैं, एक, यहाँ पे कितने, 4। 2 के कितने, H2 के H2 प्राप्त हो रहे हैं, ठीक है। अब देखो समीकरण कैसे संतुलित करते हैं। सबसे पहले जो जो अणु है वो लिख देते हैं, Fe लिख दिया, O लिख दिया, H लिख दिया, ठीक है। अब क्रिया कारक कौन से और क्रियाफल, ठीक है। Fe के कितना है, यहाँ पे 1, यहाँ कितने प्राप्त हो रहे हैं, 3। O के कितने यहाँ पे 1 प्राप्त है, यहाँ पे कितने प्राप्त हो रहे हैं, 4। H के कितने यहाँ पे, H के कितने यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2। ये तो संतुलित है, ये तो क्या है, संतुलित है, ये तो संतुलित है। अब इसको संतुलित करना है, 1 और 3 और 4, ये संतुलित अवस्था में नहीं है। तो इसको संतुलित करने के लिए जो बड़ा अवयव प्राप्त हो रहा है, सबसे बड़ा कौन सा हो रहा है, यहाँ पे 4 प्राप्त हो रहा है। तो इस तरफ ये ध्यान रखना, इसमें किसी भी प्रकार का समीकरण के अंदर चेंज नहीं कर सकते हैं। H2O है तो H2O ही रहेगा, H2O2 नहीं होगा। Fe है तो Fe2 नहीं होगा, Fe ही रहेगा। यहाँ पे Fe3O4 है तो Fe3O4 ही रहेगा। इसमें किसी प्रकार का कोई चेंज नहीं कर सकते। खाली हम यहाँ पे 2 लिख सकते हैं, 3 लिख सकते हैं, 4 लिख सकते हैं, ऐसा हम लिख सकते हैं, उससे ज्यादा हम लिख नहीं सकते। तो यहाँ पे देख लेना कैसे संतुलित कर रहे हैं। सबसे पहले ऑक्सीजन की यहाँ पे मात्रा ज्यादा है, 4 प्राप्त हो रहे हैं, तो सबसे पहले जो बड़े मात्रा में प्राप्त हो रहे हैं उसको लेना है। तो ऑक्सीजन को यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, LHS में हम ऑक्सीजन को 4 करेंगे, ऑक्सीजन को 4 अणु करेंगे। LHS में ऑक्सीजन को 4 अणु करेंगे तो H2O के आगे क्या कर देंगे, H2O के आगे हम 4 लिखते हैं, ठीक है। अब H2O का आगे 4 लिख देते हैं तो क्या हो जाएगा, Fe प्लस 4H2O इक्वल टू Fe3O4 प्लस H2। अब देख लो यहाँ पे, यहाँ 4 ऑक्सीजन के प्राप्त हो गए, यहाँ पे भी 4 ऑक्सीजन हो गए, लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन के कितना अणु प्राप्त हो गए, 4 की 8। कितना अणु हो गए, 4 की 8। तो 8 अणु प्राप्त करने के लिए यहाँ पे क्या करना पड़ेगा हमको, 4 का कर देंगे। समझ में आ गया। यहाँ 4 थे, 4 में O का ऑक्सीजन थे, 4 हो गए। यहाँ पे 4H2 यानी कि 4 गुना कितना हो गया, 8 हो गया। तो 4H2 का मतलब क्या हो गया, 8 हो गया। ये इस तरह का समीकरण संतुलित हो गया। ये चीज तो आपके समीकरण संतुलित हो गए। अब यहाँ पे कितने, Fe के 3 अणु है, Fe के 3 अणु है, तो यहाँ पे मैं 3 कर देता हूं। तो 3Fe प्लस 4H2 इक्वल टू Fe3O4 प्लस 4H2। अब देख लो Fe के कितने अणु है, 3। यहाँ पे 3 लिख देता हूं मैं Fe के कितने अणु है, 3 अणु हो गए इसके पास। ये समीकरण ऊपर लिख देता हूं मैं,
3 4:4। अब Fe के कितना हो गए 3 क्रियाकारक के हो गए। ऑक्सीजन के कितना हो गए 4, तो ये 4 हो गए। इसके कितना हो गए 8, इसके कितना हो गए 8। ये पूरे प्रकार से समीकरण संतुलित होगी। तो ये होगी अब समीकरण संतुलित हो गई, समीकरण संतुलित हो गई। आगे समझ में, समीकरण संतुलित करने का एक तरीका है। हमेशा याद रखना, ये जितने अणु होंगे वही इतने परमाणु प्राप्त होंगे। 3 Fe है तो 3 Fe प्राप्त होंगे। 4H2 यानी कि 8H2 है तो 8 ही प्राप्त होंगे, कम नहीं होगा, क्योंकि द्रव्यमान संरक्षण का नियम है। न तो पदार्थ की भौतिक अवस्था में न तो कोई परिवर्तन किया जा सकता है, न तो खर्च किया सकता है, न उत्पन्न किया जा सकता है। यह द्रव्यमान संरक्षण का नियम है। ये तो समझ में आ गया कि क्रियाकारक किस तरह दिखते हैं, क्रियाफल इस तरह दिखते हैं और बीच में तीर का निशान होता है। पहली चीज, समीकरण को संतुलित किया जाता है। पहला जो लिखते हैं क्रियाकारक दाईं ओर लिखा जाता है, क्रियाफल दाईं तरफ लिखा जाता है। समीकरण को दोनों के मध्य तीर का निशान लिखा जाता है। ये पॉइंट वाइज है। अब इसको पॉइंट वाइज मैं लिख देता हूं, वो आपको उतार देना है। ये समीकरण उतार देना है आपको, और साथ में ये क्रिया समीकरण के कुछ पॉइंट है, मुख्य बिंदु, वो लिख देने हैं। कैसे? पहला है क्रियाकारक, यहाँ जो पदार्थ उपयोग में ले रहे हैं, यहाँ अभिकारक को बाईं ओर लिखा जाता है, बाईं ओर लिखा जाता है। ठीक है। दूसरा है क्रियाफल को दाईं ओर लिखा जाता है। ठीक है। एग्जाम्पल पर के तौर पर लिख सकते हैं Zn+H2SO4। तो हो गया ये। अब यहाँ पे दाईं ओर लिखे तो इसके अंदर क्या प्राप्त हुआ, ZnSO4+H2। ठीक है। तीसरा है दोनों के मध्य यानी कि क्रियाकारक व क्रियाफल के मध्य तीर का निशान लगाते हैं, तीर का निशान लगाते हैं। ठीक है। और चौथा जो है, अब इसके अंदर क्या है, चौथा है कि जो अभिकारक हम जिस रूप में पदार्थ की भौतिक अवस्था जिस रूप में लिखते हैं उसके अकॉर्डिंग लिखा जाता है। जैसे ठोस हम पदार्थ लेते हैं तो उसको S से व्यक्त करते हैं ब्रैकेट में। अगर हम द्रव लेते हैं या जलीय विलयन लेते हैं तो उसको AQ से व्यक्त करते हैं, इससे AQ से। और अगर हम गैस लेते हैं तो उसको कहते हैं G से व्यक्त करते हैं, G से व्यक्त करते हैं। जैसे यहाँ पे ये ZnSO4 है, Zn+H2SO4 है, ये क्या है, सॉल्ट है, ये क्या है, AQ है। उसके बाद क्या प्राप्त हो रहा है, ZnSO4, ये AQ प्राप्त हो रहा है और H2 गैस प्राप्त हो रही है, तो इसको गैस से व्यक्त करते हैं। इस प्रकार से ये व्यक्त करते हैं। ये Zn में क्या लिया, ठोस लिया, द्रव में H2SO4 AQ यानी कि द्रवीय जलीय विलयन है, और ZnSO4 क्या प्राप्त है, जलीय विलयन प्राप्त होता है, और H2 गैस प्राप्त होती है, तो G आगे लिख दिया। ठीक है। ये 4 पॉइंट है। पांचवा पॉइंट है, ये आपने आगे बता लिया होगा। फिर ये पांचवा पॉइंट, अगर अभिक्रिया पूर्ण करने में ताप, दाब या अन्य उत्प्रेरक लेते हैं तो वह तीर के निशान के ऊपर या नीचे लिखते हैं, निशान के ऊपर या नीचे लिखते हैं, नीचे लिखते हैं।
जैसे यहाँ पे कैसे, यहाँ तो 300 डिग्री सेंटीग्रेड, यहाँ पे यहाँ उत्प्रेरक ले दिया Ni, ये उत्प्रेरक, इस तरह के जो भी हम उपयोग लेते हैं वो इस तरह से लिखा जाता है। इस प्रकार से ये समीकरण को संतुलित लिखा जाता है। ये पूरा क्रम है, ये इस प्रकार से समीकरण को संतुलित व लिखा जाता है। अब मैं आपको 4 क्वेश्चन दे रहा हूँ, आज के जो पढ़ा है उसके आधार पर आपको संतुलित करना है। क्या करना है? संतुलित करना है, समीकरण को संतुलित करना है। और इसका जब हमारा चैप्टर चालू होगा तब मैं इसको समीकरण को संतुलित करके बताऊंगा। पहले जो समीकरण है, निम्न समीकरण को संतुलित कीजिए। और ये आपके बोर्ड में आ सकता है सवाल कि समीकरण को संतुलित करना है। पहला क्वेश्चन है CO प्लस H2 इक्वल टू CH3OH प्राप्त होता है। ठीक है। दूसरा है CO2 प्लस H2O इक्वल टू, ये प्रकाश व सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्वार्नरी C6H12O6 प्लस O2 प्लस H। ठीक है। तीसरा है H प्लस Cl इक्वल टू 2HCl। चौथा है Na प्लस H2O इक्वल टू 2NaOH प्लस H2। ये आपको समीकरण को संतुलित करना है। अगले अध्याय में हम इसको समीकरण को, ये चारों समीकरण को संतुलित करके बताएंगे। थैंक यू।